हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक और नए सेशन में आ गया है ग्रोथ मॉडल्स। फिर से एक और कंसेप्चुअल और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ गया हूँ नीट और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। बोला था मैंने पिछले लेक्चर में कि सोच रहा हूँ मैं ग्रोथ मॉडल्स पे एक वीडियो आ जाए, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सीबीएसई में 5 मार्कर देखने को मिल सकता है और नीट में एमसीक्यू बेस्ड तो बहुत आता है इससे। तो ग्रोथ मॉडल्स से नाम से थोड़ा समझते हैं, ग्रोथ का क्या पैटर्न हो सकता है उसे हमें समझना है। ये पॉपुलेशंस वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ग्रोथ मतलब जैसा ग्रोथ हो रहा है उसको अपन मॉडल्स के फॉर्म में स्टडी करने वाले हैं। तो ग्रोथ मॉडल में पहले अपन पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पहले पढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ये पहला हमारा टॉपिक होने वाला है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व मतलब क्या कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में ग्रोथ हो रही है। एक्सपोनेंट के फॉर्म में ग्रोथ हो रही है मतलब पावर्स के फॉर्म में नंबर इंक्रीज हो रहा है। इन द फॉर्म ऑफ पावर्स नंबर इज इंक्रीजिंग। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या लिखा गया है कि अगर हमने अनलिमिटेड फूड और स्पेस प्रोवाइड की एक पर्टिकुलर स्पीशीज को, हमने अनलिमिटेड फूड एंड स्पेस प्रोवाइड की स्पीशीज को, तो वो पूरा जगह पे ग्रो करना चालू कर देगा। हालांकि वो होगा फास्ट ब्रीडर या स्लो ब्रीडर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अनलिमिटेड रिसोर्सेज जब भी अपन प्रोवाइड करते हैं तो डार्विन सर ने भी बोला था कि ओवर प्रोडक्शन हो सकता है। सारे स्पीशीज अपना इनेट पोटेंशियल रिकॉग्नाइज करेंगे। मैंने बोला सारे स्पीशीज अपना इनेट पोटेंशियल रिकॉग्नाइज करेंगे। सारे स्पीशीज अपना इनेट पोटेंशियल रिकॉग्नाइज करेंगे और वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे। ठीक है सर, एक्सपोनेंशियली मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज मैंने प्रोवाइड किए उन्हें, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। हाँ जी सर, मैंने प्रोवाइड किए उन्हें अनलिमिटेड रिसोर्सेज और ऑल स्पीशीज recognize their innate potential and reproduce to grow in number। इन स्पीशीज ने अपना इनेट पोटेंशियल, अपनी अंदर की क्षमता को नोटिस किया और इन्होंने रिप्रोड्यूस किया। डार्विन सर बोलते थे कि द ओनली फिटनेस इज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस, मतलब जिसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस अच्छा है उसको नेचर सिलेक्ट करता है, ऐसे उन्होंने बोला। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में क्या देखा गया कि जब भी हम अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे तो सारे स्पीशीज अपने इनेट पोटेंशियल से रिप्रोड्यूस करेंगे, इनेट पोटेंशियल अपना समझेंगे, उस तरह से रिप्रोड्यूस करेंगे। और ये एक एक्सपोनेंशियल होता है, 2 की पावर n में ये ग्रो करेंगे। मतलब पहले 2 की पावर 1, 2 से 4, 4 से आगे 8, 8 से 16 एंड सो ऑन फॉर्म में एक्सपोनेंशियल
फॉर्म में ये ग्रो करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये ग्रो करेंगे। इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है वो ग्राफ अपन यहां पे प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ उसका यहां पे अपन उसका ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं कि भाई इस कर्व का ग्राफ कैसे होता है। लेकिन उससे पहले थोड़े अपन मैथमेटिक चीजें समझ लेते हैं, मैथमेटिक चीजें समझ लेते हैं। अगर मैंने बोला dn/dt मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी n से डिनोट करते हैं अपन, पर यूनिट टाइम मैंने डिवाइड किया तो अपने को मिलता है b माइनस डी इंटू एन, मतलब b माइनस डी इंटू एन। b यहाँ पे क्या है, बर्थ पर कैपिटा, और d क्या है, डेथ पर कैपिटा। ये अपन ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं। जी सर, ये अपन इक्वेशन लिख सकते हैं dn/dt इज इक्वल्स टू b माइनस डी ब्रैकेट n। n यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी दी गई है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल्स टू b माइनस डी इंटू पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी। तो यहाँ पे b माइनस डी को क्या लिख सकते हैं अपन, r लिख सकते हैं। यहाँ पे से r लिख सकते हैं। r क्या है सर, r है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। डायरेक्ट ये पूछ देते हैं नीट में कि r क्या है। r को लिख दे इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। डायरेक्ट नीट में ये पूछ देते हैं कि व्हाट इज आर, तो आर बोलना है इट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो अभी ये इक्वेशन कैसे हो जाएंगी, dn/dt इज इक्वल्स टू rn। क्लियर है, किसको दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं सर, क्लियर है हमें। फिर से बता देता हूं, यहां पे dn/dt है चेंज इन पॉपुलेशन साइज इज इक्वल्स टू ब्रैकेट b माइनस डी ब्रैकेट n पॉपुलेशन डेंसिटी। b क्या है यहाँ पे, b सर है बर्थ पर कैपिटा, d क्या है, डेथ पर कैपिटा। b माइनस डी को मैं r के फॉर्म में लिख सकता हूं। r को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बोलेंगे, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बोलेंगे। फिर बाद में मॉडिफाइड इक्वेशन ऐसी है। अभी मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, यहाँ पे y एक्सिस में मैं डाल रहा हूं पॉपुलेशन साइज, और टाइम का मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं। यहाँ पे ध्यान से देखना ये ग्राफ कैसे होने वाला है, ध्यान से देखना ये ग्राफ कैसे होने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ ये देखने को अपने को मिलेगा, ऐसा ये ग्राफ अपने को देखने को मिलेगा, ऐसा ये ग्राफ अपने को देखने को मिलेगा। तो पहले थोड़ा सा ये लैग फेज आ जाता है बीच में, लैग फेज बोलूंगा मैं, और ये होता है एक्सपोनेंशियल फेज, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फेज इसे अपन बोलते हैं। ये ग्राफ दिखाई देता है पॉपुलेशन साइज और टाइम में। जब भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व आता है, जब भी अपन रिसोर्सेज को अनलिमिटेड रखते हैं, ऑल स्पीशीज को अपना इनेट पोटेंशियल समझ में आ जाता है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं नंबर में, और एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है। ये साइड में अपन ने इक्वेशंस लिख दिए। इसका क्या होगा, dn/dt इज इक्वल्स टू rn लिख सकते हैं। हाँ सर, ये इधर से लिख सकते हैं हम, dn/dt मतलब इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। यस सर, इसके इक्वल होगा, लिख सकता हूं मैं ये। अभी एग्जाम में वो पूछ सकता है कि इसका तुम फॉर्म कैसे लिख सकते हो, इसका एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो अपन लिख सकते हैं nt इज इक्वल्स टू n0 e की पावर rt। ये भी बहुत पूछा जा सकता है नीट एग्जाम में,
ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर इसका तुम्हें एक्सपोनेंट या फिर ग्राफिकल फॉर्म में ये प्लॉट करना है तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके इंटीग्रल फॉर्म में डाल के ये तुम इक्वेशन लिख सकते हो। इसका कुछ डेरिवेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, एज सच ये याद रख सकते हो तुम। पहले ये याद रखना dn by dt इज इक्वल्स टू rn, उसको अपन ने इस फॉर्म में लिखा nt। nt मतलब क्या, पॉपुलेशन साइज एट टाइम t, और n नॉट क्या है, पॉपुलेशन टाइम एट टाइम, पॉपुलेशन साइज एट टाइम 0, और e क्या है, e है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे, 2.718। ये वैल्यू याद रखना नेचुरल लॉग की, 2.718। और r क्या है, r मैंने बता दिया है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और टाइम ये t में है। तो ऐसे सवाल भी अगर डिफिकल्ट उसको बनाने होंगे तो ये इसके बेसिस पे ये सवाल पूछ सकता है, जो एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई आर टी, इस पे सवाल वो पूछ सकता है, इस पे सवाल वो पूछ सकता है, इसलिए इसको नोट कर लो। ये है अपना सुंदर सा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। अभी तुम मुझे एक चीज बताओ, ये ग्राफ का शेप क्या है, ग्राफ का शेप क्या है, ऐसा शेप है इसका, कुछ ऐसा शेप है, ध्यान से देखना, ऐसा शेप है, ऐसा शेप है। तो इस शेप को क्या बोल सकता हूं मैं, जे शेप, जे शेप है इसका। हाँ सर, जे की तरह शेप इसका दिख रहा है हमें, तो जे शेप कर्व भी पूछा जा सकता है। बोलेगा कि ग्राफ कैसे दिख रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का, तो तुम लोग टिक करके आ जाओगे, सर ये जे शेप का ग्राफ मिलता है। ये जे शेप का ग्राफ अपने को देखने को मिलेगा, पहले लैग आता है फिर एक्सपोनेंट आता है, मतलब जे की तरह अपने को ग्राफ का शेप दिखाई दे रहा है, ग्राफ का शेप दिखाई दे रहा है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो एनसीईआरटी में मेंशन किया है। क्या है सर वो इंपॉर्टेंट डेटा, आर के वैल्यू दिए गए हैं, आर के वैल्यू दिए गए हैं डिफरेंट चीजों के लिए। तो आर की वैल्यू ह्यूमंस के लिए पहले लिख देता हूं मैं, ह्यूमंस के लिए थी ये आर की वैल्यू 1981 में, और फिर ये फ्लावर बीटल की है, फ्लावर बीटल की है, ये है नॉर्वे रैट की। ये कुछ वैल्यूज है जो वो बोल सकता है भाई ये वैल्यूज तू याद करके जाना, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दी है ऊपर, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, दिख रहे ऊपर वैल्यूज, हाँ सर दिख रहे, ये वाले वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। ये जो वैल्यूज है ना, ये r इज इक्वल्स टू 0.0205 या फिर इसको 0.02 तक याद कर सकते हो। ह्यूमंस का पॉपुलेशन था 1981 में, ये अपन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी देखा था सर। r इज इक्वल्स टू 0.12 फॉर फ्लोर बीटल, r इज इक्वल्स टू 0.015 फॉर नॉर्वे रैट। यहां पे तुम देख सकते हो कि जिसका r ज्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, डार्विन ने भी बोला था जिसका r ज्यादा है, जिसकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ज्यादा है, वो ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज देगा, ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करने की उसकी क्षमता होगी। तो अपन बोलते हैं कि फ्लावर बीटल अपनी पॉपुलेशन को 6 से 7 साल में डबल कर सकता है फ्लावर बीटल। और ऑन द अदर हैंड ह्यूमंस 30 to 32 इयर्स में अपनी पॉपुलेशन डबल कर सकते हैं, और अभी थोड़ा आर ह्यूमंस का और बढ़ गया है, और जनरली वो 25 इयर्स में उनका डबलिंग टाइम देखने को मिल सकता है। तो ये डायरेक्ट डेटा पूछ सकता है वो नीट में, ये सीबीएसई वाले ये डेटा वगैरह नहीं पूछते। यहाँ पे ये ग्राफ प्लॉट करने को मिल सकता है, ये जो इक्वेशंस है उसका मीनिंग बताने को, और ये ऐसे फॉर्म में अपन ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को कवर कर लिया है। तो रिवाइज कर लेते हैं क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। मैंने बोला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट के नाम में क्या छुपा है कि इनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हो रही है। हाँ सर,
एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कभी होगी जब ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज अपन उन्हें प्रोवाइड करेंगे। हाँ सर, अनलिमिटेड रिसोर्सेज अपन उन्हें प्रोवाइड करेंगे और ऑल स्पीशीज रिकॉग्नाइज देयर इनेट पोटेंशियल एंड रिप्रोड्यूस टू ग्रो इन नंबर। मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया पॉपुलेशन साइज वर्सेस टाइम का। मुझे जे शेप का ग्राफ मिला, पहले लैग था फिर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दिखने को मिला। dn/dt मुझे मिला rn, r यहाँ पे है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। मैंने इसको फॉर्म में लिखा, इंटीग्रल फॉर्म में लिखा, कैलकुलस की मदद से लिख सकते हैं। तो nt इज इक्वल टू n नॉट e की पावर rt, यहाँ पे e नेचुरल लॉग है 2.718, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। n क्या है? पॉपुलेशन साइज एट टाइम t। n नॉट क्या है? पॉपुलेशन साइज एट t इज इक्वल टू 0। और r क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इन टाइम t। तो ये है पूरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। यहाँ पे मैंने डेटा भी बताया इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर सकते हो इस डेटा को। जनरली नीट में ये पूछेगा ऐसा डेटा ये नीट में पूछेगा। r इज इक्वल टू 0.0205 ह्यूमंस के लिए, r इज इक्वल टू 0.12 फ्लावर बीटल्स के लिए, r इज इक्वल टू 0.015 नॉर्वे रैट के लिए ऐसे वो पूछेगा। डबलिंग टाइम सबसे कम किसके लिए होगा? मैंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया नीट का। डबलिंग टाइम सबसे कम किसके लिए होगा? सर फ्लावर बीटल के लिए सबसे कम होगा, क्योंकि उसका रेट यानी कि रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बाकियों से ज्यादा है। यस सर। तो ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। ठीक है सर, ये हमें क्लियर हो गया तो कमेंट में थम्स अप कर देना सर। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एकदम क्लियर है। ठीक है, अभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, अभी मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, क्या हमेशा अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं? क्या हमेशा रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो सकते हैं? तुम लोगों ने मुझे सिंपल आंसर दिया कि सर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यस, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो स्पीशीज कंपटीशन करते हैं फॉर रिसोर्सेज। वो कंपटीशन करते हैं वो रिसोर्सेज के लिए, और ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं और उनकी प्रोजेनी को बढ़ाना चाहते हैं। ये बेसिक एवोल्यूशन का ही कंसेप्ट है। तो मैंने बोला कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो, लेकिन लॉजिकल मोर रियलिस्टिक अप्रोच दिखाता है हमें लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, जो अपन स्टडी करने वाले हैं बेटा। क्या है ये? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं अभी सेकंड पार्ट में। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है सर। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज मोर लॉजिकल। नाम से ही पता चल रहा है कि ये थोड़ा ज्यादा लॉजिकल है। जब भी रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है हमारे, तो स्पीशीज कंपटीशन करेंगे एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे और अपना आर वैल्यू बढ़ाएंगे और अपना रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ाने को देखेंगे। डार्विन सर ने बोला था कि द ओनली फिटनेस इज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस, और जिसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस अच्छा होगा वो सरवाइव करेगा। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर आप एवोल्यूशन का क्यों कनेक्ट कर रहे हो ग्रोथ मॉडल से? बेटा एवोल्यूशन इकोलॉजी का ही पार्ट है। एवोल्यूशन
इकोलॉजी से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो कंपटीशन होता है। अगर नीट की एग्जाम दे रहे हो, सबको अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिलेंगी, सबको अनलिमिटेड मेडिकल सीट्स मिलेंगी, तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी मेहनत नहीं करेगा। लेकिन अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, यानी कि अगर मेडिकल सीट्स लिमिटेड है, तो स्पीशीज को compete करना पड़ेगा ताकि वो सिलेक्शन ले जाए, ताकि वो एमबीबीएस कॉलेज में जा पाए। वैसे ही अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, स्पीशीज को कंपटीशन करना पड़ेगा, जिसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा होगा, जो ज्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएगा, उसका सर्वाइवल हो जाएगा। ये किसने बोला था, किसको याद है ये किसने बोला था? ये कमेंट करना, ये किसने बोला था? कमेंट की वेट कर रहा हूं मैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये किसने बोला था, ये किसने दिया था? देखते हो कितना अटेंशन है तुम्हारा, किसने एवोल्यूशन पढ़ा है। ठीक है, आगे आते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। बोला रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ठीक है, एक रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व है, ये सही ग्रोथ कर्व है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक टर्म अपन डिफाइन करते हैं, के, जिसे अपन बोलते हैं, एक टर्म अपन डिफाइन करते हैं के को बोला जाता है कैरिंग कैपेसिटी। क्या बोला जाता है के को? कैरिंग कैपेसिटी। सर इस कैरिंग कैपेसिटी का मीनिंग क्या है? डायरेक्ट डिफाइंड वो पूछ सकता है बोर्ड में। कैरिंग कैपेसिटी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ओनली स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्पीशीज कैन सस्टेन। एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर इकोसिस्टम, वो सर्टन स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्पीशीज को ही संभाल सकता है, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी हो गई। सपोज एक रूम में 10 लोग हैं एक रूम में, तो इस रूम की कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी? 10 होगी इस कैरिंग कैपेसिटी। सो अगर एक बंदा बाहर है और उसको अंदर आना है, तो उसे हम 10 में से किसी को सब्स्टिट्यूट करके अंदर आना पड़ेगा। मतलब रूम की अकोमोडेशन कितनी है? 10 ही है सर, 10 ही है। वैसे ही एक इकोसिस्टम में पर्टिकुलर स्पीशीज या फिर सारे स्पीशीज जो मैक्सिमम नंबर ये इकोसिस्टम स्टोर कर सकता है, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। और कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा अगर एक भी ज्यादा स्पीशी कोई भी आ रही है, तो इसको ये सिलेक्ट नहीं करेगा। कैरिंग कैपेसिटी ये फाइनल पॉइंट है, उसके बाद कोई भी स्पीशीज आ नहीं सकती। एग्जैक्ट उसकी डिफाइंड दी होगी मेरे ख्याल से। हाँ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ, लिख सकते हो तुम, डिफाइंड दी है वैसे डिफाइंड उसकी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज which can be accommodated in a habitat, या फिर इकोसिस्टम, दोनों चलेगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज which can be accommodated in a habitat और इकोसिस्टम, इसको बोलते हैं उसकी कैरिंग कैपेसिटी। के से अपन डिनोट करते हैं। के से ज्यादा कौन सा भी इकोसिस्टम या हैबिटेट नहीं ले पाएगा। अगर कैरिंग कैपेसिटी 10 है तो 10 ही उस रूम में अकोमोडेट हो सकते हैं। 11 कैसे अकोमोडेट कराएगा भाई? 11 कैसे अकोमोडेट कराएगा? अगर उस बाहर वाले को अंदर आना है तो एक को बाहर जाना पड़ेगा, ऐसा नियम है, ऐसा कैरिंग कैपेसिटी बोलता है। ठीक है सर, अभी ग्राफ देख लेते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, ग्राफ कैसे है इसका? ग्राफ अगेन किसके वर्सेस होगा? पॉपुलेशन साइज वर्सेस टाइम का ग्राफ मैं यहाँ पे प्लॉट करने जा रहा हूं। वर्सेस टाइम का ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा।
ऐसा ग्राफ इसको इसका देखने को मिलता है। ऐसा कैसा ग्राफ देखने को मिल रहा है? ग्राफ का शेप देख ठीक से, कैसा शेप है ये? सर ये तो सिग्मॉइड कर्व अपने को देखने को मिल रहा है। कैसे भाई सिग्मॉइड? ये देख, एस दिख रहा है क्या? एस दिख रहा है क्या बच्चों? वाओ, एस दिख रहा है सर हमें। ये सिग्मॉइड कर्व हमें देखने को मिल रहा है। सिग्मॉइड कर्व ये हमें देखने को मिल रहा है। इसको थोड़े फेजेस में तोड़ा गया है। कौन से फेजेस सर? ये तो वही अपना लैग फेज, ये वाला लॉग फेज, ये वाला डिसेलरेशन, ये वाला ये वाला डिसेलरेशन, और ये जो पॉइंट है ये कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो जाता है। इसको बोलते हैं एसिम्प्टोट। ये ग्राफ अपने को देखने को मिलता है। ध्यान से देखना इस ग्राफ को, ध्यान से देखना ग्राफ। यहां पे ग्राफ देख, पहले पॉपुलेशन साइज नीचे टाइम के साथ मैंने प्लॉट किया है ग्राफ। पहले लैग फेस, लॉग फेस, डिसेलरेशन मतलब डिप करेगा, और एसिम्प्टोट या फिर कांस्टेंट लाइन पे वो रीच कर रहा है। जब भी एसिम्प्टोट पे आ जाता है तो कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल जा रहा है, मतलब वही मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज है जो अकोमोडेट हो सकते हैं उस हैबिटेट में। इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन एग्जाम में पूछ देगा, वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछ देगा, dN/dt इज इक्वल्स टू Rn। ये कहां पे पढ़ा था सर? ये कहां पे पढ़ा था? dN/dt इज इक्वल्स टू Rn। ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का है। रुक भाई आगे देख, k - n/k। वाओ, ये है एग्जैक्ट मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट इस ग्राफ का। इसको कुछ नहीं करना, कुछ डिराइव वगैरह कुछ नहीं करना। ये सीधा रट्टा मारने की चीज है, रट्टा बोल दिया है मैंने। सीधा याद करने की ये चीज है। क्या? dN/dt इज इक्वल्स टू Rn ब्रैकेट k - n/k। यहाँ पे k क्या है सर? k यहाँ पे क्या है? देख ले बगल से k क्या है? ऊपर से देख ले, कैरिंग कैपेसिटी है ये k। r क्या है? r पिछले इसमें बताया था क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है सर। dN/dt क्या है? dN/dt है चेंज इन पॉपुलेशन साइज। ये होता है ग्राफ। इस ग्राफ का शेप क्या है? सिग्मॉइड। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, सिग्मॉइड। ये भी इंपॉर्टेंट है। एस शेप दिख रहा है ना भाई? यहां पे देख ठीक से, पिछले वाला कैसा था? एक्सपोनेंशियल। ऐसे ये वाला कैसे? एस शेप है। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। छोटा सा कर्व है, इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, लॉजिकल कर्व है। ये बोलता है रिसोर्सेज लिमिटेड है, स्पीशीज करेंगे कंपटीशन, जिसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा होगी वो नंबर में इंक्रीज करेगा, सर्वाइवल उसका होगा। मैंने बोला कमेंट में ये बोलना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट टर्म किसने दिया था, देखते हैं एवोल्यूशन कितना किसको याद है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ये किसने बोला था, ये बस मुझे कमेंट में चाहिए। जिसने भी ये करेक्ट आंसर दिया उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। के क्या है? कैरिंग कैपेसिटी है। के क्या है? कैरिंग कैपेसिटी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड इन अ हैबिटेट। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज जो एक हैबिटेट में अकोमोडेट हो सकते हैं, उसके ऊपर स्पीशीज आ गए तो नेचर उसको लात मार के भगा देगा कि मेरी कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ इतनी है, इतने ही स्पीशीज मेरे अंदर रह सकते हैं। एक रूम में 10 लोग हैं, 10 उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, 11 नहीं आ सकता। एक बाहर के अंदर आना है तो अंदर वाले को सब्स्टिट्यूट करके आना पड़ेगा। ये कैरिंग कैपेसिटी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ सकता है वो बोर्ड एग्जाम में। सर डायरेक्ट डेफिनेशन आती है, PYQs में भी हो सकती है इसकी डेफिनेशन।
ये ग्राफ पूछता है, बोर्ड वाला पूछेगा पॉपुलेशन साइज वर्सेस टाइम का ग्राफ बताओ लॉजिस्टिक कर्व के लिए। ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है। कैसा शेप है इसका? सिग्मोइड, एस शेप्ड ग्राफ है, एस शेप्ड ग्राफ है, इसलिए मैंने बोला सिग्मोइड कर्व है। पहले लैग फेज, फिर लॉग, फिर डिक्लीशन, डिसेलरेशन, फिर एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट मतलब कांस्टेंट, और एसिम्प्टोट जब आ जाता है तभी कैरिंग कैपेसिटी को रीच कर जाता है। इसके बाद कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इतनी ही इस इकोसिस्टम की औकात है कि इतने ही लोग ये अपने अंदर ले सकता है। फिर मैंने बोला डायरेक्टली ये याद कर रिलेशन, डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन ब्रैकेट के माइनस एन बाई के। यहाँ पे के कैरिंग कैपेसिटी है, आर है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज आर है। तो ये है पूरा सिमेट्रिकल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व रिवीजन भी करवा दिया है। अभी पूरा ग्रोथ मॉडल एक साथ रिवाइज कर लेते हैं, एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। बुक बंद कर ले और आंख बंद करके रिवाइज करते हैं अपन। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बाद में करेंगे, पहले स्टार्ट किया लेक्चर अपन ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व से। नाम से समझ रहा है एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंट में इंक्रीज हो रहा है, पावर में इंक्रीज हो रहा है। रिसोर्सेज अनलिमिटेड रखेंगे तो सारे स्पीशीज अपने इनेट पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा ताकि उसकी स्पीशीज इंक्रीज हो पाए। ग्राफ मैंने बताया जे शेप ग्राफ था, पहले लैग फेस फिर डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फेस आया। मैंने बोला डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन, जिसमें आर क्या था? आर है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। यस सर, उसको मैंने कैलकुलस की मदद से कन्वर्ट किया। उसका क्या था इक्वेशन? एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर आर टी। ई क्या है सर? नेचुरल लॉग है। उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे अगर एग्जाम में आता है? 2.718 पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है सर, ठीक है सर। क्या एक्सपोनेंशियल एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है? हाँ सर, थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है। इंडिविजुअल लाइफ में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। हाँ सर, नीड के सीड्स भी लिमिटेड है तो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को डिफाइन कौन करता है? लॉजिस्टिकल ग्रोथ कर्व जो लॉजिकल है। लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए, कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा जिसका रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रोजेनी सर्वाइव कर छोड़ेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। किसने टर्म दिया था बताना है, गृह कार्य है, होमवर्क है, कमेंट में बताना है ये। फिर मैंने बोला के क्या है? के है कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज विच कैन बी अकोमोडेटेड इन एन हैबिटेट और इकोसिस्टम। ये उस इकोसिस्टम की औकात है कि इतने ही स्पीशीज वो अकोमोडेट कर सकता है, उसके ज़्यादा अकोमोडेट नहीं कर सकता। मैंने बोला लॉजिकल का ग्राफ कैसा होता है? सिग्मॉइड कर्व होता है, एक्सपोनेंट वाला जे कर्व होता है। लॉजिकल वाला सिग्मॉइड एस शेप्ड होता है। लैग फेज, लॉग फेज, डिसेलरेशन एंड एसिम्प्टोट। जहां पे एसिम्प्टोट अचीव करता है वहां पे कैरिंग कैपेसिटी रीच कर जाता है। डायरेक्ट रट्टा मैंने बोला किसको मारना है? डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन ब्रैकेट के माइनस एन बाई के। यहाँ पे की क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। तो पूरा ग्रोथ मॉडल बेसिक से नेगेटिव से उठा के एक एक चीज एक्सप्लेन की है। इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन आ जाता है डिफिकल्टी क्वेश्चंस में, तो मैंने बताया है ई के वैल्यू 2.718 पुट करके सॉल्व कर लो। तो ये था आज का एक खतरनाक लेक्चर। तो आगे भी कमेंट करो कि कौन सा बायो के ऊपर तुम्हें लेक्चर चाहिए, कौन से टॉपिक्स डिफिकल्ट है। सही डिफिकल्ट जो मुझे लग रहे हैं, जिनके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं, वो मैं कर रहा हूँ। और आज कुछ तो ये अपना डिफिकल्ट सेशंस का 4th या 5th टॉपिक होगा। ग्रोथ मॉडल्स मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, ले लेते हैं ये बच्चों के लिए। तो ये था आज का लेक्चर। तो तब तक के लिए ओके बाय।